Just to give you an idea of India's diversity, we have 2000 plus districts, 122 languages and in fact 1600 plus dialects. तो जब तुम बिहार से यूपी तक ट्रैवल कर रहे होते हो within those 8000 to 10,000 kilometers, we see a transformation of 5 dialects from Awadhi to Maithili to Khari Boli. अब आयरनी ये है कि जब तक ये डाइवर्सिटी तुम्हारी ट्रेन की सीट से लेके चाय की टपरी तक या इवन क्रिकेट तक रहती है तो इट इज ऑल गुड। लेकिन अचानक से जब ये तुम्हारी क्लास, स्टेटस या सरनेम पे आ जाती है तो ये डाइवर्सिटी अचानक से डिवाइड बन जाती है। आजकल हम अपने न्यूज में देख रहे हैं दैट देयर आर सो मेनी हेडलाइंस रिलेटेड टू नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड, सो मेनी कल्चर, सो मेनी कम्युनल राइट्स, even the caste differences, everything like any other diversity जो divide में अब तब्दील हो चुकी है। तो I thought to make this video on social diversity of India but from a psychological perspective, जो कि तुमको एक holistic point of view देगा so that तुम सिर्फ अपने bias से उठकर चीजों को देख सको। So hello everyone, this is Aishwarya and let's just without wasting any time, let's just get started. To the context, I will start with two theories. First, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी एक ग्रुप अफिलिएशन के द्वारा डिराइव करता है एंड वो जो ग्रुप होते हैं वो अलग अलग बेसिस पे डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन में यू चूज अ ग्रुप जिसमें आपके पास कुछ कुछ चीजें कॉमन होती है। एंड वो कॉमन क्या हो सकता है? इट कुड बी योर रिलीजन, इट कुड बी योर लैंग्वेज, इट कुड बी योर कास्ट, कल्चर, एनीथिंग, राइट? एंड यहाँ पे जब ग्रुप की बात आती है तो एक इन ग्रुप और आउट ग्रुप वाला भी कंसेप्ट आ जाता है। इन ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको आप बिलोंग करते हो और आउट ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको दूसरे लोग बिलोंग करते हैं, राइट? नाउ जो इसका एक एग्जाम्पल इज दैट कि बैंगलोर में अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं काम करने के लिए और वहाँ पे जिन लोगों को कन्नड़ा लैंग्वेज बोलनी नहीं आती उनको थोड़ा सा एक्सक्लूजन फील हो सकता है, क्योंकि बैंगलोर में जो आपकी ग्रुप आइडेंटिटी है वो आपके लैंग्वेज के द्वारा इंटैक्ट होगी, राइट? तो दिस इज हाउ योर सोशल आइडेंटिटी वर्क्स लाइक। नाउ सेकेंड थ्योरी इज सोशल कैटेगराइजेशन थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग जो एक इंडिविजुअल होता है उसका जो आइडेंटिटी है वो अलग अलग कंटेक्चुअल बेसिस पे डिवाइडेड होता है। मतलब कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब आप फॉरेन कंट्री में रहते हो तो आप इंडियन हो, जब आप इंडिया में रहते हो तो आप एक स्टेट से हो, लेट्स से बिहार। लेकिन जब आप बिहार में रहते हो तो यू हैव लाइक आप भोजपुरी बोलने वाले बिहारी हो या मैथिली बोलने वाले बिहारी हो। फिर उसके बाद व्हेन यू आर लाइक वन सर्टेन लाइक स्टेट के अंदर भी कैटेगराइजेशन, तब आपकी कास्ट आती है कि विच कास्ट आर यू फ्रॉम, राइट? तो यहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी है वो अलग अलग कंटेक्स्ट के बेसिस पे डिवाइडेड हुई है। सो दीज आर द टू थ्योरीज जो हमने समझी। अब ये डाइवर्सिटी बहुत अच्छी चीज है लेकिन तभी तक जब तक तुम्हारा लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन सेलिब्रेट हो रहा है। लेकिन जहां पर ये सारी चीजों पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, थ्रेटनिंग या कंपैरिजन वाली बात आ जाती है तो ये अचानक से यही डाइवर्सिटी तुम्हारी डिवाइड में तब्दील हो जाती है। और डाइवर्सिटी इज नॉट जस्ट अबाउट कि कितने सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट कि किस तरीके से तुम दूसरे ग्रुप को एंटिसिपेट कर रहे हो, किस तरीके से तुम उनको ट्रीट कर रहे हो एंड वाइस वर्सा कि किस तरीके से दूसरे ग्रुप के लोग तुमको ट्रीट कर रहे हैं, किस हिसाब से तुमको एंटिसिपेट किया जा रहा है। तो डाइवर्सिटी इज नॉट जस्ट अबाउट कि हु यू आर, इन फैक्ट इट इज ऑल्सो अबाउट व्हाट यू हैव। एंड दिस लीड्स मी टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। मुंबई, जिसको सपनों का शहर या फिल्म सिटी भी कहा जाता है, वहाँ पे कितनी सारी रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है। इनफैक्ट जो इतने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, उनकी कहानी से लेके उनका घर सब कुछ मुंबई में है। फिर चाहे वो एसआरके का मन्नत ही क्यों ना हो या अंबानी का एंटीलिया। लेकिन वहीं से 7 किलोमीटर दूर धारावी भी है जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम सिटी है। तो जहाँ पे किसी के पास एक स्विमिंग पूल है पूरा का पूरा, वहीं पर कोई एक बूंद पानी को भी तरसता है धारावी में। और ये मैं तुम्हें कोई ड्रामेटिक स्टोरी नहीं बता रही हूँ, इट इज द आयरनी। एंड इंडिया में
ये इकोनॉमिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ये जो मैंने तुम्हें एग्ज़ाम्पल दिया ये तो एक्सट्रीम हो गया। डोंट गेट शॉक्ड कि जिस तरीके से एक्सेस तुमको रिसोर्सेज़ के हो सकते हैं, फिर चाहे वो हाउसिंग हो या हेल्थ केयर, वो सिर्फ़ तुम्हारी सैलरी स्लिप से नहीं, बल्कि तुम्हारे शहर के पिन कोड से भी डिसाइड हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अज़्यूम करो कि एक टीचर है जो कि बैंगलोर में है, या एक टीचर है जो कि बिहार में है। दोनों के बीच में हम कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करते हैं। तो जिस तरीके के रिसोर्सेज, जिस लेवल के रिसोर्सेज का एक्सेस एक बैंगलोर वाले लोगों को होगा, वो मे बी बिहार के लोगों को ना हो। राइट, इट इज ऑल जस्ट द डिफरेंस। या ये सेम डिफरेंस हमको अर्बन से लेकर रूरल तक भी नजर आता है। राइट, अब यहाँ पे भी हमारे पास तीन थ्योरीज आ जाती है जो कि इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को थोड़े अच्छे से समझाती है। रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। अब इसके लिए अज्यूम करो कि एक गरीब इंसान है, वो एक रास्ते पर से जा रहा होता है। वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सा बंगलो है जहाँ पे गार्ड्स हैं, बहुत अच्छी लाइटें लगी है और एकदम लग्जीरियस सा है वो। ठीक है, उस इंसान की जब बेसिक नीड्स पूरी हो रही होती है, लाइक सिर्फ खाना भी मिल रहा होता है, तब भी उसको एक खालीपन सा महसूस होता है कि लाइक काश मेरे पास भी होता, या उसको बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड महसूस हो रहा होता है। इसी को हम रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग एन इंडिविजुअल फील्स डिप्राइव्ड नॉट बिकॉज दे हैव लेस, बट द अदर पर्सन हैज मोर। इसको थोड़ा हिंदी में समझाते हो कि हमें इसलिए बुरा नहीं लगता क्योंकि हमारे पास कम है, हमें इसलिए डिप्राइव्ड महसूस होता है क्योंकि सामने वाले के पास ज्यादा है। इसका हम लाइक एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब कोई गांव का इंसान होता है, तो जब वो किसी शहर वाले को देखता है, तब भी उसको डिप्राइव्ड महसूस हो सकता है, क्योंकि जो शहर वाला है उसके पास ज्यादा एक्सेस है रिसोर्सेस को लेके, फिर चाहे वो हेल्थ केयर हो या हाउसिंग फैसिलिटीज हो। राइट, तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास रिसोर्सेस का एक्सेस नहीं है, इवन इफ तुम्हारी बेसिक नीड्स मीट हो चुकी है, वहीं पे ये रिलेटिव डेप्रिवेशन वाली थ्योरी प्ले आउट होती है। और जो ये डिफरेंस है ना, ये सिर्फ यहाँ पे स्टेटिस्टिकल नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल भी है। सेकेंड इज सोशल कंपैरिजन थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एन इंडिविजुअल इवेलुएट्स देयर वर्थ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पीपल दे आर सराउंडेड विद। अब देखो, इसके अनुसार क्या होता है कि एक इंसान खुद को अच्छा, बुरा, या जीवन में सफल या ना सफल, ना सफल क्या होता है, नाकामयाब, खुद को उस बेसिस पे समझता है, ऑन द बेसिस ऑफ जिस तरीके के लोग उसके आसपास हैं। जैसे कि अगर कोई एक गांव में बिजनेसमैन है, तो उसको शायद अपने कॉम्पिटिटर या अपने जो भाई जो उसका बिजनेसमैन होगा, उसके साथ जो कंपैरिजन में उसको थोड़ा अपवर्ड फील होगा। ठीक है, उसको थोड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे कॉम्पिटिटर से तो मैं आगे बढ़ा हूँ। लेकिन जब वही गांव वाला बिजनेसमैन खुद को एक स्टार्टअप फाउंडर से कंपेयर करने जाएगा, तो उसको लगेगा मैं तो जीवन में एकदम नाकामयाब रह गया। तो यही होती है आपकी सोशल कंपैरिजन थ्योरी। नेक्स्ट अप वी हैव मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल की जो नीड होती है वो 5 स्टेजेस पे डिवाइडेड होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 5। ठीक है, अब जो आपका इकोनॉमिक डाइवर्सिटी होता है ना, वो बहुत सिग्निफिकेंटली यहाँ पे प्ले आउट हो रहा होता है कि जैसे अगर कोई लेबर क्लास का है, तो वो शायद अपनी लेवल 1 या लेवल 2 की नीड पे हो, कि या तो उसको अपने आज की रोटी, आज के खाने के बारे में सोचना है, या उसको 5 या 10 साल बाद अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोचना है। राइट, उसी जगह अगर कोई कॉर्पोरेट में बंदा है, तो वो अपने लाइक लेवल 4 या लेवल 5 की नीड के बारे में सोच रहा होगा। तो यहाँ पे जो आपकी पॉलिसीज बनती है, या जिस तरीके से रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कि कोई इंसान अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में तो तभी ना सोचेगा जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही होंगी। तो दिस इज व्हाट यू शुड कीप इन माइंड while मेकिंग पॉलिसीज। दिस इज नॉट फॉर यू बट फॉर द गवर्नमेंट। कि जब कोई पीपल इन पावर होते हैं, तो दे शुड ट्राई टू मेक थिंग्स बेसिक नीड्स एक्सेसिबल टू ऑल, एंड देन धीरे धीरे जिन रीजन के लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, उनको वो चीज़ एलोकेट करनी चाहिए। ताकि मैंने तुम्हें बताया था कि सोशल डाइवर्सिटी इज नॉट जस्ट अबाउट कि इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स होते हैं। राइट, तो जस्ट बिकॉज दो फैमिली की सेम अर्निंग है, डजेंट मीन कि वो दोनों अपना मनी स्पेंडिंग सेम तरीके से करते होंगे। राइट,
तो कोई ऐसी फैमिली भी हो सकती है जो हर वीकेंड IKEA से शॉपिंग करती होगी या अपना जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो किसी 5 स्टार होटल में करती होगी। लेकिन उसी जगह कोई दूसरी फैमिली हो सकती है जो फ्रीक्वेंटली रिलीजियस सेरेमनीज़ रखती है या कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने से पहले किसी प्रीस्ट को कंसल्ट करती है। एंड ये सारी चीज़ें आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी से इन्फ्लुएंस होती है। एंड यही मेरे को अपने नेक्स्ट टॉपिक पे ले जाता है, दैट इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी। में हर स्टेट का अपना अलग-अलग कल्चर है, ठीक है? और हर कल्चर की अपनी अलग-अलग आइडेंटिटी है और जिस तरीके से कोई भी कल्चर अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है या जिस तरीके से शादियाँ होती हैं, वो हर स्टेट टू स्टेट वैरी करती है, राइट? एंड वन थिंग दैट इज़ कॉमन इन ऑल ओवर इंडिया इज़ दैट कि हम लोग एडवाइसेज़ बहुत ज़्यादा माँगते हैं। तो शादी का जब कोई टाइम होता है, तो हम पेरेंट्स से लेके प्रीस्ट तक, पेरेंट्स से लेके पंडित जी तक हम सबकी एडवाइसेस लेते हैं। इनफैक्ट जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो भी अपनी एडवाइसेस देने आ जाते हैं, ठीक है? अब ये चीज़ सिर्फ़ हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, ये एक हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है अब। स्टिल जो एक फैमिली वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास हैं, ठीक है? अब 2 चीज़ आती है, पहला इंडिविजुअलिस्टिक। तो इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है, जो कि हमको USA या वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा दिखती हैं। सेकंड इज़ कलेक्टिविज़्म। तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, जो ग्रुप के वैल्यूज़ होते हैं, हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो इंडिया का कल्चर इज़ अबाउट कलेक्टिविज़्म, ओके? अब यहाँ पे भी हमारे पास कुछ-कुछ थ्योरीज़ आती है, जो कि हमें इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को समझने में हेल्प करेंगे। इस कल्चरल डायमेंशन, अब ये हमें समझने के लिए मदद करता है कि किसी भी कल्चर में कौन सी जो वैल्यूज है उनको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। एंड जिस हिसाब से वैल्यूज को प्रायोरिटाइज किया जाता है उस हिसाब से हमें उस कल्चर का फ्रेमवर्क समझ में आता है, ठीक है? तो मैं तुम्हें रीड आउट करके बताती हूँ। फर्स्ट, इस इंडिया में जो हमारा पावर होता है उसको ज्यादा वैल्यूज किया जाता है, इसलिए हमारे पास एक हायरार्की ऑफ ऑर्डर रहता है कि जैसे पहले मैं हूँ, फिर पापा हैं, फिर दादाजी हैं, ऐसे करके एक हायरार्की बनी रहती है। सेकंड इज़ कलेक्टिविज़्म, जैसा मैंने बताया था कि हम लोग जो फैमिली की वैल्यू होती है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। थर्ड इज़ लॉन्ग टर्म लेगेसी, कि इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है कि आपकी सिर्फ़ आपकी जनरेशन नहीं होती, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बात चल रही होती है, ठीक है? इनफैक्ट जो आपकी आने वाली पीढ़ी होती है, लोग उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग अप द लेगेसी, और सिर्फ़ पीढ़ी की बात नहीं होती है, एक गुडविल की भी बात आती है, जो कि लेगेसी में काउंटेड होती है। देन वी हैव अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। इसका मतलब कि जो भी चीज़ हमें पता नहीं है कि होने वाली है, हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब इंडिया में ये मॉडरेट लेवल पे है, बट स्टिल है अच्छा खासा। बिकॉज़ जो हमारी रिचुअल या रिलिजन वाली चीज़ होती है, वो इसी चीज़ को रीइंफोर्स करते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग सम रिचुअल, आप इसीलिए कर रहे होते हैं ताकि कुछ अनसर्टेन सा ना हो जाए, राइट? नेक्स्ट वी हैव रेस्ट्रेंट। तो रेस्ट्रेंट मतलब कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो जो थोड़ा रोक-टोक रहता है वो बना रहता है। एंड यहाँ पे आपकी सेल्फ डिसिप्लिन वाली जो हैबिट होती है वो भी कल्टीवेट होती है कि लाइक आपको अपने से बड़ों से तमीज़ से बात करनी है, गुस्से से बात नहीं करना, या आपको शराब का सेवन नहीं करना, ये सब चीज़ पे रेस्ट्रेंट बनी रहती है। देन जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वहाँ पे अथॉरिटी या पावर, स्टेटस सिंबल ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? ये मैस्कुलिन वाला जो हमारा वैल्यूज़ आता है उसमें इनकलकेट रहता है, तो वी टेंड टू वैल्यू मोर ऑफ स्टेटस एंड लाइक कल्चर, लेगेसी, ये सब तो हमको दिखता ही है नज़र में, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कल्चरल डायमेंशन ऑफ इंडिया। देन वी हैव बेसिक वैल्यूज़ थ्योरी, ओके? तो ये इस थ्योरी के हिसाब से आपके पास 10 वैल्यूज़ होती हैं जो कि डिटरमाइन करती है आपका मोटिवेशन एक एक्शन को लेने के लिए, ठीक है? अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई काम कर रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिव हो सकते हैं आपके पास, बहुत सारे मोटिव हो सकते हैं बेसिकली, कि आप कोई काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपको सिक्योरिटी दे रही है, या कोई काम आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपको एक ग्रुप में कन्फॉर्मिटी दे रही है, एक एक्सेप्टेंस दे रही है, ठीक है? तो कोई भी काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे मोटिवेशंस होते हैं। तो जो इंडियन कल्चर है, वहाँ पे आपकी कन्फॉर्मिटी कि कितने लोग आपके एक एक्शंस को लाइक वैलिडेट कर रहे हैं, कितने लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है? इंडियन कल्चर में कन्फॉर्मिटी,
ट्रेडिशन और जो आपकी सिक्योरिटी होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, ठीक है? एंड यही रीज़न है कि बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हमारे पेरेंट्स जो कि मिलेनियल्स हैं एंड हमारे बीच में जो कि जेन ज़ी हैं, ठीक है? कि लाइक आपको एक अनकन्वेंशनल सा पाथ करना है, लेकिन आपके पापा मान नहीं रहे होंगे मेबी, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको कन्फॉर्मिटी वाला फैक्टर आ जाता है या सिक्योरिटी वाला भी फैक्टर रहता है कि काश हमारा बच्चा कुछ ऐसा ना कर ले कि उसके पास कोई बैकअप ऑप्शन ही ना हो, ठीक है? व्हिच इज़ लेजिटिमेट। इसलिए हम अपने पेरेंट्स को सुनते हैं कहते हुए कि दे से कि लाइक हम तेरा बुरा नहीं चाहते, हम भी तेरा भला ही चाहते हैं, बस बात ये है कि तूने दुनिया पूरी देखी नहीं है। इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है? लेकिन अब ये जो डाइवर्सिटी है वो एक-दूसरे के साथ घुलती-मिलती है, ठीक है? और फिर चाहे वो माइग्रेशन के थ्रू हो या इंट्रा स्टेट मैरिज हो, ये जितने भी आपके लाइक डाइवर्सिटी है वो यूनाइट तो होते ही हैं, ठीक है? अब ये होते कैसे हैं? तो इसी के लिए हमारे पास आ जाती है एक्यूलेटरल थ्योरी, ठीक है? अब इसके 4 अलग-अलग टाइप हैं जिसको हम समझेंगे। फर्स्ट इज़ एसिमिलेशन, तो इसमें क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल होता है, वो अपना जो उसका कल्चर होता है उसको अबैंडन कर देता है, उसको छोड़ देता है और जो नया कल्चर होता है उसको अडैप्ट कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बिहार से है और वो दिल्ली में आया है, तो वो अपने बिहारी जो रूट्स हैं, जो बिहार का कल्चर है, उसको एकदम अबैंडन कर देगा, छोड़ देगा। और जो दिल्ली का कल्चर है उसको अडैप्ट कर लेगा। नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेशन, तो इसमें एक इंडिविजुअल अपना जो कल्चर है उसको रखेगा और जो सामने वाले का जो कल्चर है वो भी रखेगा कि लाइक दोनों को ऐसे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, दोनों के कल्चर एकदम बैलेंस रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देर इज समवन जो कि महाराष्ट्र से है एंड देर इज समवन जो कि बिहार से है एंड दे बोथ गेट मैरिड। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से किसी एक को अपना कल्चर अबैंडन करना पड़ेगा, नहीं, नहीं, ठीक है? दोनों अपना कल्चर बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि कोई छठ पूजा भी बना सकता है और साथ ही साथ गणेश चतुर्थी भी, ठीक है? सो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन। एक इंडिविजुअल होता है, वो जो उसका कोर कल्चर होता है, उसी के साथ आइडेंटिफ़ाई करता है, इवन इफ वो किसी नए कल्चर में चला गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अज़्यूम करो कि कोई महाराष्ट्र का है, ठीक है? और वो दिल्ली शिफ्ट हो गया है। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद भी वो अपने महाराष्ट्रियन जो रूट्स हैं उसको नहीं छोड़ा। वो अभी भी खुद को एक महाराष्ट्रियन की तरह ही आइडेंटिफ़ाई करता है और महाराष्ट्रियन रूट्स को ही फ़ॉलो करता है, ठीक है? तो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ सेपरेशन। नाउ वी हैव मार्जिनलाइज़ेशन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल है, वो ना तो खुद को अपने कोर वाले कल्चर से आइडेंटिफ़ाई कर पाता है और ना ही अपने न्यू कल्चर से आइडेंटिफ़ाई कर पाता है। इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि जिन इंटरफ़ेथ कपल्स के एक चाइल्ड होता है, तो वो समझ नहीं पाता कि मैं खुद को कौन-से स्टेट से आइडेंटिफ़ाई करूँ। इस स्टेट से आइडेंटिफ़ाई करूँ या उस स्टेट से आइडेंटिफ़ाई करूँ। सो दिस हैपेंस, अगर एक इंडिविजुअल कन्फ्यूज़ हो गया, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन-से स्टेट का हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि आप अपने जो डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस कर सकते हो, बट मार्जिनलाइज़ेशन में आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो अपनी खुद की आइडेंटिटी को लेके। सो आप एक्सक्लूडेड महसूस करते हो बेसिकली। सो ये कल्चर की बात है ना, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे को एकदम मार्जिनलाइज़्ड फ़ील होता है, बट हाँ, जब आप अलग-अलग स्टेट में रहते हो तब भी आपकी ये जो कल्चरल आइडेंटिटी होता है, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब जैसे कि मेरे जो कल्चरल रूट्स हैं वो बिहार से हैं, ठीक है? लेकिन मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हुई हूँ, लेकिन मैं रहती हरियाणा में हूँ। तो थोड़ा जो मिक्स अप ऑफ आइडेंटिटीज़ हो जाता है ना कि मैं खुद को कहाँ से एसोसिएट करूँ, तो दैट एक्सिस्ट, ओके? येस। नाउ द थिंग इज़ दैट कि जो हमारा कल्चरल होता है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो सब एक ग्रुप बना रहता है, ठीक है? तो ग्रुप में लोग अपने सर्वाइवल को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। अब ग्रुप है, तो ग्रुप में जैसे ही लोगों को लगता है कि उनका सर्वाइवल थ्रेटन है, ठीक है? ये जब कंपैरिज़न को लेके या जब उनको लगता है कि उनकी आइडेंटिटी में कोई थ्रेटनिंग सा कोई बात है, तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है? अब यही चीज़ कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाती है। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ही सारी जो लाइक प्रॉब्लम है उसका मेन कॉज़ है, ठीक है? तो जो इतनी सारी आपको हेडलाइन दिखती है, इतना सारा जो डिवीज़न, जो इतना सारा डाइवर्सिटी को डिवाइड में तब्दील हुई वाली जो चीज़ आपको नज़र आती है, वो सब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही है। लेट अस अंडरस्टैंड कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम बेटर पर्सपेक्टिव, ओके? इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अपने जो बायसेस है उसको थोड़ा साइड में करके इसको समझना।
तो जब मैं अलग-अलग ग्रुप के लोगों के बारे में बोलती हूँ, तो तुम्हारे मन में एक आइडेंटिटी, एक मेंटल इमेज फ़ॉर्म हो रही होगी, ठीक है? ऐसे मेरे मन में भी था कि मेरे को लगता था कि जो बिहार के लोग होते हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ मीम्स, ओके? तो जो मेरे को लगता था कि जो बिहार के लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेबर क्लास से होते होंगे, ठीक है? कि बहुत ज़्यादा जो बिहारी होते हैं, वो या तो यूपीएससी देते होंगे या तो बहुत ज़्यादा बिहारी लेबर क्लास से होंगे। पता चला कि ये सिर्फ एक स्टीरियोटाइप है, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो बिहारी लोग होते हैं वो अलग-अलग प्रोफ़ेशन में एंगेज्ड रहते हैं, फिर चाहे वो फार्मिंग हो या यूपीएससी वाला भी चीज़ है उसमें भी है वो लोग, मतलब ब्यूरोक्रेसी, ओके? देन वी हैव लाइक टीचिंग में भी है, तो अलग-अलग सेक्टर्स हैं, सिर्फ लेबर नहीं है वो लोग, ठीक है? आगे जो चीज़ आती है इज़ दैट कि स्टीरियोटाइप क्या होता है? तो स्टीरियोटाइप रेफर्स टू द फिक्स मेंटल इमेज ऑफ अ ग्रुप इन आवर माइंड। तो जब हम किसी ग्रुप के बारे में एक फिक्स्ड मेंटल इमेज रखते हैं ना कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये लोग ऐसे ही हैं, ठीक है? तो हम उसको स्टीरियोटाइप ही कहते हैं, ठीक है? अब एक स्टीरियोटाइप ये भी हो सकता है कि सारे जो बनिया हैं वो बिज़नेसमैन होते हैं, या एक और स्टीरियोटाइप हो सकता है कि जो वुमेन है वो बहुत बेकार ड्राइविंग करती हैं। फिर चाहे जो डेटा है वो कुछ भी कहे, थोड़ा सर्वाइवल मैकेनिज़्म से देखा जाए, तो स्टीरियोटाइप हमेशा उतना बुरा नहीं होता, क्योंकि वो हमारे जो कॉग्निटिव लोड होता है, मतलब सोचने की जो शक्ति होती है, उसको थोड़ा आसान कर देता है, ठीक है? कि आपको हर बार नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। स्टीरियोटाइप आपको कैटेगराइज़ करने में बेहतर मदद कर देता है, ठीक है? अब मेरे को एक और स्टीरियोटाइप लगता था कि मैं न्यूज़ में देखती थी कि आज यहाँ चोरी हो गई, आज वहाँ चोरी हो गई, आज इधर चोरी हो गई, और वो सारी न्यूज़ बिहार की होती थी कि बिहार में किसी ने पुल चुरा लिया, बिहार में किसी ने लाइक ट्रेन की चोरी हो गई, या लाइक व्हाटएवर किस चीज़ की चोरी नहीं हुई, वेल की चोरी हो गई, एवरी अदर न्यूज़ कि बिहार में कुछ ना कुछ चोरी हो गया, ठीक है? तो मेरे को लगता था कि सबसे ज़्यादा चोरी तो बिहार में होती होगी, ठीक है? तो मैंने कहीं बहुत ज़्यादा एकदम शो ऑफ करके ये बात बोल दी कि सबसे ज़्यादा चोरी बिहार में होती है, ठीक है? और ये बात मुझे बाद में पता चली कि जब मैं ऐसे डेटा देखने गई खुद की शांति के लिए, तो बिहार इज़ नॉट इवन ऑन द टॉप 10 लिस्ट, ठीक है? तो जो क्राइम होता है इंडिया में, बिहार उस लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा स्टीरियोटाइप है। अब इस स्टीरियोटाइप के पीछे भी थ्योरी है, जिसको कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस। अब अवेलेबिलिटी बायस क्या होता है? तो इसके हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहती है ना, हम उसी के बेसिस पे अपने ओपिनियंस फॉर्म कर लेते हैं। तो मेरे पास तो यही अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी कि आज यहाँ से चोरी हुई, वो भी बिहार है, कल वहाँ से चोरी हुई, वो भी बिहार था, पिछले हफ्ते वहाँ चोरी हुई थी, वो भी बिहार था। तो ये सिर्फ एक अवेलेबिलिटी बायस है, जिसकी वजह से मेरा स्टीरियोटाइप फॉर्म हो गया। सो फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, एक और साइड नोट कि अगर आप कुछ भी बात बोलते हैं तो उसके लिए डेटा पे जाइए, ठीक है? नाउ द थिंग इज़ दैट कि जो स्टीरियोटाइप होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता। जो पॉजिटिव स्टीरियोटाइप होता है वो भी आपको अफ़ेक्ट कर सकता है मेंटली। कैसे कर सकता है मैं बताती हूँ। जैसे कि एक बिलीफ है कि जो एशियंस होते हैं, एशिया के जो लोग होते हैं, लाइक क्या बोल रही हूँ, जो एशियंस होते हैं वो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? अब ये उनके मन में एक प्रेशर रख सकता है कि हाँ, अब मैं एशियन हूँ तो मैथ्स में तो अच्छा होना ही होता है। ये सेम स्टीरियोटाइप बिहार के लोगों के लिए भी होता है कि वो लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं, ठीक है? अब जो पॉजिटिव स्टीरियोटाइप होता है वो तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर होता है, ठीक है? लेकिन जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप होता है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और यही नेगेटिव स्टीरियोटाइप आपका प्रेजुडिस में कन्वर्ट होता है। प्रेजुडिस क्या होता है? तो प्रेजुडिस रेफर्स टू हैविंग अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन टुवर्ड्स अ ग्रुप आइडेंटिटी। मतलब कि एक ग्रुप को लेके आपके मन में जो एक नेगेटिव धारणाएँ बनी रहती हैं, उसी को प्रेजुडिस कहते हैं, ठीक है? या फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस ग्रुप के लोग ये काम नहीं कर सकते, तो इसको प्रेजुडिस होना ही कहते हैं, ठीक है? अब इसका एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि जो औरतें हैं, वो लीडरशिप रोल में अच्छा काम नहीं कर सकती, बहुत खराब काम करती है। ये आपका एक प्रेजुडिस है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा सही ही हो, ठीक है? और ये प्रेजुडिस रिलीजन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा प्ले आउट हो रही होती है, राइट? इसको पॉलिटिशियंस भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब पॉलिटिशियंस प्रेजुडिस का एक अलग ही लेवल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। कैसे? लेट मी टेल यू। फर्स्ट,
वो एक तुम्हारी जो नेगेटिव आइडेंटिटी होती है, उसको डर के साथ एडप्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको एक ग्रुप को लेके एक नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव धारणाएँ हैं, मतलब नेगेटिव आइडियोलॉजी है एक ग्रुप को लेके, ठीक है? तो उसको आप एडप्ट कर देते हो फ़ियर के साथ। फ़ियर कौन-सा फ़ियर? कि फ़ियर आपकी आइडेंटिटी को, कि अगर आपने उनके अगेंस्ट कुछ नहीं किया, तो आपका जो सर्वाइवल है वो खतरे में है, ठीक है? एंड इसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ठीक है? अब एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि ये चीज़ हमारे स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस दोनों में आ जाती है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में अप्लाई होती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं तुमको कहूँ कि एक क्रिकेटर का नाम बताओ, ठीक है? और एक बैडमिंटन प्लेयर का नाम बताओ, तो जस्ट नेम देम। सोच लिया तुमने? ठीक है। अब जब आई एम अज़्यूमिंग कि तुमने अगर आई मे बी रॉन्ग कि जो तुमने क्रिकेटर का नाम सोचा होगा, वो शायद कोई मेल होगा और जो तुमने बैडमिंटन प्लेयर का नाम सुना होगा सोचा होगा बेसिकली, वो कोई फीमेल होगी, ठीक है? ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे मन में एक स्टीरियोटाइप बन रखा है कि जो मेल होंगे वो क्या कहते हैं, ये लाइक क्रिकेट खेलते हैं और जो फीमेल है वो बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है? तो ये भी एक इम्प्लिसिट बायस है। इम्प्लिसिट बायस वो बायस होता है जो आपके मन में एकदम अंदर की धारणाएँ बनी रहती हैं, जो कि आपके सबकॉन्शियस लेवल पे बेसिकली रहती हैं, ठीक है? सो इम्प्लिसिट बायस रेफर्स टू द बायस दैट आर एट योर सबकॉन्शियस लेवल, ओके? यस। नाउ ये सारे जो आपके प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट को लीड करते हैं एंड इफ आई हैव टू टेल यू दिस इज़ द कोर रीज़न जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एकदम क्रिएट होती है एंड यही प्रेजुडिस की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का दिमाग भी ब्रेन वॉश होता है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दैट इज़ वेरी नॉर्मल कि अगर आपको किसी एक इंसान को किसी दूसरे इंसान के अगेंस्ट करवाना है, तो आप बता दो कि इस इंसान की वज़ह से तुम्हारी आइडेंटिटी खतरे में है, तो हो गया कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को समझना इज़ वन ऑफ द ईज़ीएस्ट थिंग, ठीक है? लेकिन इसको प्रैक्टिस करना और कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना, यहीं पे चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है? लेकिन तब भी मैं तुम्हें समझा देती हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है? तो कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू इनकम्पैटिबिलिटी इन गोल्स, वैल्यूज़ एंड आइडेंटिटी, ठीक है? कि जब 2 चीज़ें खुद को बैलेंस आउट नहीं कर पा रही होती है, तभी इनकम्पैटिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है? अब ये इनकम्पैटिबिलिटी 2 ग्रुप के लोगों में भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा ग्रुप के लोगों में भी हो सकती है, ठीक है? और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता क्यों है? वो होता है इसलिए क्योंकि एक ग्रुप ऑफ लोगों को लगता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो थ्रेट में है, ठीक है? ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? ये कॉन्फ्लिक्ट र्यूमर से स्टार्ट होता है, एक अफ़वाह होती है कि हमको लगता है कि ये तो इसी ने किया है, ये एक र्यूमर हुआ। पता है हमने अभी थोड़ी देर पहले इल्यूज़नरी बायस के बारे में पढ़ा था कि इट इज़ मतलब जाना था इल्यूज़नरी बायस कि हम जो नेगेटिव चीज़ होती है उसको हमेशा माइनॉरिटी से लिंक करके चलते हैं, ठीक है? तो ये एक र्यूमर ही हुआ, ठीक है? तो ये जो र्यूमर होता है ये एस्केलेट होता जाता है थ्रू डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ ऑल्सो, ठीक है? एक इंसान दूसरे इंसान को बताया, वही र्यूमर होता है और ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे भी एस्केलेट होता है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी जाता है, मतलब हर जगह, ठीक है? अब इसमें सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि जो पीपल एट द पावर है सिर्फ़ वही कर रहे हैं, नहीं। इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा भी नहीं, इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है जो कि लीडरशिप रोल पे है टू द पीपल हू आर जस्ट ऑर्डिनरी, ठीक है? येस। अब हम कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है उसके कुछ थ्योरीज़ समझते हैं। इनफैक्ट जितनी भी थ्योरीज़ हमने अभी तक पढ़ी है ना, वो सब कॉन्फ्लिक्ट को समझाने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है? हमने थ्योरी पढ़ी ना, अगर हम उसको थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके समझें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट के लिए ये सारी थ्योरीज़ कैसे अम, रीज़नेबल है, ठीक है? लेकिन कोई नहीं, अभी मैं एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप। तो इसमें क्या होता है ना कि हमेशा एक आइडेंटिटी को खतरा रहता है। इन ग्रुप क्या होता है? जिस ग्रुप से हम बिलॉन्ग करते हैं। आउट ग्रुप क्या होता है? जिस ग्रुप से दूसरा इंसान बिलॉन्ग करता है, ठीक है? अब हमें लगता है कि जो हमारा इन ग्रुप है, वो हमेशा बेटर है आउट ग्रुप से, दूसरे लोगों से, ठीक है? या हम हमेशा खुद को बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट जो इन ग्रुप होता है, उसको आउट ग्रुप की आइडेंटिटी से भी थ्रेटन महसूस होता है, ठीक है?
तो एक तो ये रीज़न हो गया इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप जिसकी वज़ह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। सेकंड इज़ रियलिस्टिक थ्योरी। तो हमें लगता है कि जो रिसोर्सेज़ हैं वो स्कार्स हैं और अगर दूसरे लोग उस रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? और जब बात हम पे आ जाती है तो बात हमारे सर्वाइवल पे आ जाती है और बात जब सर्वाइवल पे आ जाती है तो बात कॉन्फ्लिक्ट पर आ जाती है। तो ये एक रियलिस्टिक थ्योरी भी यहाँ पे प्ले आउट हो रही होती है। फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई चीज़, कोई आउटसाइडर हमारे गोल्स तक को पहुँचने के लिए एक रोड ब्लॉक बन जाता है, एक हर्डल जैसा हमको प्रतीत होता है, तो हमारा उस ग्रुप को लेके एक फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन जैसा बन जाता है, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल कुड बी कि भी कोई सीट एग्ज़ाम में वहाँ पे भी अप्लाई होता है या ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिज़र्वेशन पे ही अप्लाई होता है। इट कुड बी कि जैसे अगर एक स्टेट है और वहाँ पे बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही है। जैसे बैंगलोर में बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही होती है। इट कुड बी मुंबई ऑल्सो, इट कुड बी दिल्ली ऑल्सो रिस्पेक्टिवली। तो वहाँ के जो लोकल्स होते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी पे थोड़ा थ्रेटन महसूस होता है कि भाई ये रिसोर्सेज़ तो मेरे थे, इसको तो ये इंसान ले गया। तो यहाँ पे भी आती है फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट होता है। धरना प्रदर्शन एंड बहुत ज़्यादा लाइक हर कोई इट इज़ ऑल जस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज़ पीपल आर अग्रेसिव। इसको कहते हैं इसको एस्केपगोट थ्योरी, ठीक है? मतलब हम किसी अपनी गलती का जो इल्ज़ाम है वो किसी दूसरे इंसान पे लगा देते हैं और खुद अपनी प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। तो इसकी वज़ह से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है? तुमको एक समझदार इंसान की तरह, मैं नहीं तुम समझदार इंसान कि अब मैंने तुम्हें इतनी सारी थ्योरीज़ बता दी, ये भी बता दिया कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है और कॉन्फ्लिक्ट को प्ले आउट करने के लिए कोई सिर्फ़ एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स साथ में प्ले आउट हो रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ये तो मैंने तुम्हें कुछ मेजर फैक्टर्स बता दिए, ठीक है? ऊपर से वन मोर थिंग इज़ दैट कि हमने इन सब से क्या चीज़ सीखा कि हमारा जो भी एक्शन है वो अपनी आइडेंटिटी पे हमें थ्रेट लगता है तभी हम एक नेगेटिव रास्ता चूज़ करते हैं, ठीक है? एंड बहुत सारा चीज़ें हैं कि हम खुद को कंपेयर करते हैं एंड वन थिंग जो कि हम इन सब को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आता है कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन। तो हाउ टू डील विद दिस? आपको कॉन्फ्लिक्ट पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है। तो कॉन्फ्लिक्ट को कम कैसे कर सकते हैं, इसको भी मैं बताती हूँ। इसके लिए अगर मैं थ्योरीज़ पे थ्योरीज़ बताने लग गई तो कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा। हालाँकि मैं उसको डिस्क्रिप्शन पे एक डॉक उसका रख दूँगी, मतलब तुम उस डॉक को ओपन करके देख सकते हो क्या-क्या थ्योरीज़ हैं इसके लिए। बट हाँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ दैट द थ्योरीज़ दैट कुड बी यूज्ड टू रिज़ॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ओके? यस। पहला तरीका है इंटरैक्ट करना। अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट हुआ था? क्योंकि एक र्यूमर फैली थी, ठीक है? अब र्यूमर खत्म कैसे किया जा सकता है? अगर तुम लोग इंटरैक्ट करोगे, ठीक है? और इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं कि लड़कियों को लगता है कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कों को लगता है लड़कियाँ ऐसी होती हैं। नॉर्थ इंडियंस को लगता है कि साउथ इंडियंस ऐसे होते हैं और साउथ इंडियंस को लगता है नॉर्थ इंडियंस ऐसे होते हैं। और ये सारे मन में आपकी जो धारणाएँ हैं ये इसीलिए है क्योंकि आप दोनों बस एक-दूसरे के लिए र्यूमर लेके रखे हो, नेगेटिव आइडियोलॉजीज़ रख रखी हैं, लेकिन इंटरैक्ट नहीं करते। तो जब आप इंटरैक्ट करोगे तो आपको अलग-अलग पर्सपेक्टिव पता चलेंगे। जब आपको पर्सपेक्टिव पता चलेंगे, तो शायद जो कॉन्फ्लिक्ट का लेवल है वो कम हो सकता है, राइट? सेकंड थिंग इज़ दैट कोऑपरेटिव, ठीक है? तो जो अलग-अलग ग्रुप के लोग हैं ना, जब वो एक चीज़, एक आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं ना, तो फिर वो उतने डिवाइडेड नहीं होते। इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है हमारा इंडिया, ठीक है? तो हमारे इंडिया में एक कॉमन गोल जो हम सबका है इज़ दैट कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय हैं सबसे पहले, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है, राइट? एंड एवरीवन शुड स्टैंड बाय दिस that before we are from this state, before we are from this caste, we are Indian first, ठीक है? तो हम सबको एक बिगर गोल के टुवर्ड्स जब हम कोऑपरेटिव रहते हैं ना, तब हमारी यूनिटी बनी रहती है, ठीक है? अब जैसे कि कोई अगर नेशनल थ्रेट की बात है, ठीक है? तो तुम भूल जाओगे कि तुम्हारा कौन-सा कास्ट है या तुम्हारा कौन-सा रिलीजन है, तुम सिर्फ़ अपने देश के बारे में सोचोगे, ठीक है? तो आपकी जब कोऑपरेटिव गोल होती है, तो इट लाइक तब आपके जो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो कम हो सकते हैं। थर्ड वन इज़ विज़िबल जेस्चर्स। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर आपका ग्रुप अच्छे से बिहेव करेगा, तो जो सामने वाला ग्रुप है वो भी वो अच्छा बिहेवियर को रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुमने बहुत ज़्यादा एड्स देखे होंगे कि एक ग्रुप के लोग हैं, वो
थोड़ा अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो उसी सेम बिहेवियर को दूसरे ग्रुप के लोग भी लाइक रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ठीक है? कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस जो होते हैं फेस्टिवल्स उसमें दूसरे ग्रुप के लोग फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, ठीक है? एंड यू नो ये सारे चीज़ें हम अभी भी देख रहे होते हैं कहीं न कहीं, ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल कुड बी कि लाइक अगर तुमको ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करना है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, वो सेम होना चाहिए। अब रिमेंबर कि जब तुम स्कूल में थे, तो तुम्हारा किसी दूसरे रिलिजन या दूसरे कास्ट के लोगों को लेके कोई ऐसा आइडियोलॉजी नहीं था कि ये लोग हमसे नीचे होते हैं या हम इनसे ऊपर होते हैं, ये लोग बुरे होते हैं, ये लोग थ्रेट है, नहीं। बिकॉज़ तब तुम लोग साथ में काम करते थे, तब तुम लोगों को इतना आइडियोलॉजी नहीं था, ठीक है? तो जब तुम दूसरे पर्सपेक्टिव के लोगों के साथ रहते हो, दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट करते हो या जब दूसरे लोगों के अच्छे बिहेवियर देखते हो, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़े-थोड़े कम हो सकते हैं, ठीक है? अगेन मैं बता रही हूँ कि सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप कॉन्फ्लिक्ट कम कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा जगह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ़ आपकी धारणाओं की वज़ह से ही है, ठीक है? अब आप इंडियंस हो, यूनाइटेड रहो, ठीक है? हमारी जो डाइवर्सिटी है वो अच्छी है, ठीक है? अलग-अलग जो पर्सपेक्टिव है वो थ्राइव कर सकते हैं, अलग-अलग क्रिएटिविटी निकलती है। देखो, जो हमारा इंडिया है ना, इतना प्यारा जगह है कि जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग करी थी कि हर 150 से लेके 200 किलोमीटर तक कोई ना कोई डायलेक्ट बदल रहा होता है, ठीक है? तो कितनी प्यारी चीज़ है कि इट इज़ नॉट जस्ट डाइवर्सिटी अबाउट ह्यूमन बीइंग, इट इज़ डाइवर्सिटी अबाउट ज्योग्राफी कि हमारे पास पहाड़ भी हैं, पानी भी है, सब कुछ है, ठीक है? तो ये कहाँ होता है यार ये सब, ठीक है? तुम्हें लगता है ये बहुत नॉर्मल है, नहीं है इतना नॉर्मल, इट इज़ यूनिक, ठीक है? डाइवर्सिटी भी है और जिसकी वजह से यूनिटी होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ कि डाइवर्सिटी के साथ-साथ हमारा इंडिया डायनामिक भी है, ठीक है? तो पीपल विल ट्राई टू ब्रेक अस अपार्ट एंड लाइक ऑन सो मेनी लेवल्स, ठीक है? इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिलिजियस लेवल, इट इज़ अबाउट इवन ऑन अ कंट्री जैसे तुम नॉर्थ साउथ का डिवाइड देख रहे हो, दैट एक्जिस्ट एंड मैंने खुद ये सब एनकाउंटर किया है यार। दैट इज़ सो बैड एक्चुअली, यू नो? आई डोंट लाइक दैट, ओके? नो वन लाइक्स दैट, ओके? आगे से वन मोर थिंग इज़ दैट कि ये सिर्फ़ स्लोगन नहीं है कि वी आर इंडियन, वी आर ऑलवेज़ यूनाइटेड, इट इज़ अबाउट एक्शंस एंड ये वीडियो तुमको एकदम बदलने के लिए नहीं था कि चलो कल से तो मैं हूँ एकदम एकदम यूनिक कि मैं बहुत मेरे से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंसान कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं कह रही। मैं बस कह रही कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे आस-पास हो रही होती है, जो कि तुमको इन्फ्लुएंस कर रही होती है, बट स्टिल तुमको उन चीज़ों से अवगत करवाने के लिए ठीक है, फ्रॉम अ रीज़नेबल पर्सपेक्टिव। येस? हुँ। बाकी आई होप कि तुम्हें बहुत सारे इनसाइट्स मिले होंगे, इंटरेस्टिंग थ्योरीज़ पता चली होगी। एट लीस्ट यू कैन फ्लेक्स अबाउट योर नॉलेज आफ्टर दिस वीडियो। ऑफ कोर्स येस। बाकी बाकी तुम लोग ट्राई करो, ये जो मैंने थ्योरीज़ बताया उसको रियल लाइफ़ में अप्लाई करने का देखो, बहुत अच्छा-अच्छा पता चलेगा। मैं तो करती ही हूँ, तुम भी किया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। कितने बार ही बाय बोलती हूँ? बाय।